as a vector function of a position vector. फील्ड जो उसका टॉपिक था, मैंने उधर बहुत डिटेल में आपको फील्ड्स के बारे में बताया था, और वहां पे हमने दो तरह की फील्ड डिस्कस की थी, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो अब हम अपने आप को कंफाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फील्ड के अंदर। और वेक्टर फील्ड क्या होती है, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि हम वेक्टर फील्ड को डिफाइन करते हैं एज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। इन जनरल, the magnitude and direction of function will change as we move throughout the region, and the value of vector function must be determined using the coordinate value of the point in question. तो आमतौर पे जो आपका जो वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, वो जैसे जैसे आप अपनी उस स्पेस में या रीजन में मूव करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन उस पॉइंट पे उस वेक्टर फंक्शन की जो वैल्यू डिटरमाइन करेगा, वो आपके जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होंगी, जो एक्स वाई जी, जो हमने कल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़े थे, वो उससे डिटरमाइन होगी। यानी कि एक फंक्शन आपने बना लिया और उसके बाद आप उधर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डालते रहेंगे, तो जिस पोजीशन के आप कोऑर्डिनेट्स डालोगे वहां पे आपको उस वेक्टर फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी। बिकॉज we have considered only the rectangular coordinates system, we expect the vector to be a function of the variable x, y and z. तो क्योंकि हम अभी सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो भी हमारा वेक्टर है वो एक्स वाई जी वेरिएबल्स का फंक्शन होना चाहिए। Have defined a vector field as a vector function of a position vector. तो यहां से अब हम अपनी वेक्टर फील्ड्स के अंदर जो फंक्शंस हैं उनकी मदद से या दिए गए कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल, a vector field S is expressed in rectangular coordinates. S is equal to 125 upon x minus 1 square plus y minus 2 square plus z plus 1 square into x minus 1 ax plus y minus 2 ay plus z plus 1 az. तो आपको एक वेक्टर फील्ड एस गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जिसका मैग्नीट्यूड आपका जो ये 125 ओवर एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन एक्स माइनस 1 ए एक्स प्लस वाई माइनस 2 ए वाई और प्लस जेड प्लस 1 ए जेड से आपको पता चल रही है। यूनिट वेक्टर्स इधर दिए हुए हैं, इसका मतलब डायरेक्शन ये, बाकी सब मैग्नीट्यूड आएगा। पार्ट ए, इवेल्यूट एस एट पी 243। आपने ये जो वेक्टर फील्ड एस है इसको वैल्यूएट करना है पॉइंट पी जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है 2, 4 एंड 3, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको। पार्ट बी, डिटरमाइन
a unit vector that gives the direction of S at P. आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि डायरेक्शन दे रहा हो S की एट पॉइंट P के ऊपर ही। तो जब हम ये वेक्टर इवेल्युएट करेंगे, हमारे पास वेक्टर S या वेक्टर फील्ड S P पॉइंट के ऊपर आ जाएगी और उसी की मदद से हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। पार्ट सी, specify the surface fxyz on which magnitude of vector field is equal to 1. आपने इस फंक्शन की सरफेस स्पेसिफाई करनी जहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए आपकी वेक्टर फील्ड का। तो सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं कि एस एट पी। तो वेक्टर फील्ड का फंक्शन आपके पास पूरा गिवन है। यहां पे आपने एक्स वाई जी की जगह 2 4 3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैंने नीचे इसको सॉल्व किया है। तो एस इज इक्वल टू 125 एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन आपका ऊपर वाला आ गया और इसके अंदर हमने एक्स की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, वाई की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है और जेड की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जब इन सबको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास वेक्टर आ गया एस एट पॉइंट पी के ऊपर 5.95 ax प्लस 11.9 ay प्लस 23.8 az। az मैं लिखना भूल गया हूं, काइंडली आप लोग इसको मैं करेक्शन कर दूंगा बाद में। तो ये आपके पास एस आ गया है पी के ऊपर। तो यही हमने कहा था कि वेक्टर फील्ड में जब आप कोई फंक्शन जनरेट कर लेते हैं तो आप सिर्फ उस पूरी फील्ड के अंदर जो भी आपको जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आप उस वेक्टर फील्ड के अंदर डालते जाएं या उस वेक्टर फील्ड के फंक्शन के अंदर डालते जाएं, आपको उस पॉइंट के ऊपर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलती जाएगी। नाउ पार्ट बी, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है एस एट पी का। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। तो वेक्टर हमारे पास ये, और इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का वो होता है रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए वाई स्क्वायर प्लस जेड ए जेड स्क्वायर, जो कल हमने लास्ट लेक्चर में अपने देखा था। तो इसके यूनिट वेक्टर को मैंने कह दिया ए एस। एस के यूनिट वेक्टर कह दिया ए एस। जैसे एक्स के यूनिट वेक्टर ए एक्स है, वाई एक्सिस का ए वाई है, जेड का जेड है, तो हमारा जो पॉइंट एस या फंक्शन एस है उसका यूनिट वेक्टर ए एस है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने सबसे पहले 5.95 का स्क्वायर किया, 11.9 का स्क्वायर किया, 23.8 का स्क्वायर किया। आपके पास वैल्यू आ गई 733.97।
ओके, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया है। अब इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। तो हमने ये इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये मैग्नीट्यूड है एस का। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट देखिए आंसर आ गया 27.079। मैंने इसको जरा कंप्यूटर में टाइप किया है, आप इसको अगर रफली सॉल्व करेंगे तो आप पूरा इसको स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर करके पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख लीजिएगा। अब वेक्टर हमारे पास ये रहा और उसका मैग्नीट्यूड ये रहा। तो उस वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ए एस आ गया 0.219 ए एक्स प्लस 0.436 ए वाई प्लस 0.878 ए जेड। नेक्स्ट पार्ट, स्पेसिफाई द सरफेस जिसपे आपका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो मैंने आपको कहा था ये वाला जो पार्ट है आपका, यहां तक ये आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और दिस वन इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के टर्म में दिए हुए हैं। तो ये 125 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 का स्क्वायर। तो अगर इस पूरी टर्म का रूट यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल टू 125 आ जाए, तो ये 125 125 कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 मैग्नीट्यूड। आपकी ये टर्म जो है रूट के साथ बराबर चाहिए 125 के, तो ये 125 125 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। So students, so far we have formulated the language of vector analysis in the previous topics. Now we next establish and describe a few basic principles of electricity. In this topic, we introduce you Coulomb's electrostatic force law and then formulate this in a general way using a field theory. The tools that we develop can be used to solve any problem in which forces between static charge are to be evaluated or to determine the electric field that is associated with the charge distribution. तो सबसे पहले हम अपने कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, और कूलम्स लॉ stated that the force between two very small objects separated in a vacuum or a free space by a distance which is large compared to their size is proportional to the charge on each and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, आपने अप्लाइड फिजिक्स की कोर्स से डिटेल में कूलम्स लॉ को पढ़ा था। और F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और K बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
जो कि कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जो मैग्नीट्यूड है हम मेजर करते हैं फैराड्स पर मीटर में, और इसकी वैल्यू बराबर होती है 8.854 एक्सपोनेंट माइनस 12 या 1/36 पाई एक्सपोनेंट माइनस 9 फैराड पर मीटर। तो अपनी इस इक्वेशन में अगर हम k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारा कूलम्स लॉ बन जाएगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। Let the vector R1 locate Q1 where R2 locate Q2। ये आपकी ओरिजिन है और ये आपके दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक है R1 और दूसरा है R2। R1 है पोजीशन वेक्टर Q1 का और R2 है पोजीशन वेक्टर Q2 का। Then the vector R12 is equal to R2 minus R1 represents the directed line segment from Q1 to Q2 as shown in figure। तो आपका ये जो R12 है ये बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 के, जो कि लाइन सेगमेंट है Q1 से Q2 की तरफ। और ये फिगर से साफ पता भी चल रहा है, कल मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल भी आपको करवाया था जहां पॉइंट P और Q के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो ये जो निकल के आया ये बिल्कुल उसी तरीके से निकल के आया है कि आपका R2 बराबर है R1 प्लस R12 के। आप इसको वेक्टर एडिशन जब लगाएंगे तो R2 बराबर आएगा R1 प्लस R12। The vector F2 is the force on Q2 and is shown from the case where Q1 and Q2 have the same sign। तो यहां पे हम सपोज कर रहे हैं Q1 एंड Q2 दोनों सेम साइन है, यानी कि दोनों लाइक चार्जेस हैं। इसका मतलब है इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, एक दूसरे को ये रिपल्स कर होंगे। और F2 चार्ज Q2 के ऊपर वो फोर्स है जो कि F1 अप्लाई कर रहा है। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है ऐसे रिपल्सिव है तो हमने रिपल्सिव दिखाया है, ये F2 है। और जो ये A12 है ये यूनिट वेक्टर है वेक्टर R12 का। तो कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो आपके पास आ गई F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 square into A12, where A12 is equal to a unit vector in the direction of R12 और A12 बराबर होगा वेक्टर R12 डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा उसका। और R12 बराबर है R2 माइनस
R1 के, और मैग्नीट्यूड बराबर होगा R2 माइनस 1 के मैग्नीट्यूड के। तो ऊपर जो पढ़ा उसको न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं। एक चार्ज Q1 है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम, और ये पॉइंट M जो कि जिसकी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 3, यानी कि x के ऊपर 1, y के ऊपर 2 और z के ऊपर 3। ये इस पोजीशन के ऊपर, स्पेस की इस पोजीशन के ऊपर प्लेस है ये चार्ज Q1। एक दूसरा चार्ज है Q2 जो कि माइनस 10⁻⁻4 कूलम, और ये प्लेस है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में n पोजीशन पे, और वो पोजीशन है 2 0 5 इन अ वैक्यूम। We decide the force exerted on Q2 by Q1। हमें यह पता करना है कि Q1 आपके चार्ज Q2 पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो आप यही डायग्राम पूरे अपने जहन में लेके आ जाए। तो ये पॉइंट आपका समझे M हो गया जहां पे Q1 है, ये पॉइंट आपका N हो गया जहां पे Q2 है। और आपको Q1 की फोर्स Q2 पे पता लगानी है। हमने उसको F2 कहा था, और R12 यानी कि Q1 से Q2 तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बराबर होगा R2 माइनस R1 के। तो R12 बराबर हो गया R2 माइनस R1 के। तो कल हमने बिल्कुल एक ऐसी एग्जाम्पल अपनी सॉल्व की थी, लेकिन वहां सिर्फ मैंने आपको वेक्टर के टर्म में बनाया था। अब इधर हम कूलम्स लॉ के अंदर अपने उस वेक्टर की टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि x में से x, y में से y और z में से z माइनस होगा। तो 2 माइनस 1 ax प्लस 0 माइनस 2 ay प्लस 5 माइनस 3 az। ये पूरी क्वेश्चन आपके पास आ गई। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया ax माइनस 2ay प्लस 2az। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया R12। हमने इस वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x 1 के बराबर है, y माइनस 2 के बराबर है, और z 2 के बराबर है। तो उन सब के स्क्वायर का सम लेके जब रूट लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3। और ये हमने क्यों किया है? ताकि हम ये यूनिट वेक्टर a12 निकाल सकें। और a12 के लिए हमें r12 चाहिए था जो कि हमने निकाल लिया, और r12 का मैग्नीट्यूड चाहिए था जो कि 3 के बराबर आया है। अब उस वेक्टर r12 को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा a12।
तो ये A12 के लिए हमने इस वेक्टर को, जो कि R12 वेक्टर था, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 1/3 AX माइनस 2AY प्लस 2AZ। अब कूलम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म थी वो ये थी कि F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर A12। तो ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर है 1/36 एक्सपोनेंट 1/36 पाई इंटू 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की जगह आपने वो वैल्यू रख दी, और आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर इनटू A12, और A12 आपके पास है 1/3 AX माइनस 2AY। ये पूरी टर्म यहां पे आ गई। तो इन सबको हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास ये आंसर है, ये क्वेश्चन बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 30 है, मतलब मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, और जो डायरेक्शन है वो आपकी ये ब्रैकेट शो कर रहा है एक्स वाई और जी के जो यूनिट वेक्टर्स है। और अगर मैं इनको कंपोनेंट फॉर्म में लेके आऊं, ब्रैकेट को ओपन करके इनसे मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास F2 इन कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगी। F2 इज इक्वल टू माइनस 10AX प्लस 20AY माइनस 20AZ। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने जो कल अपनी, या लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपनी जो वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तरीके देखे थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसको हमने अप्लाई किया और उसकी मदद से फोर्स को फाइंड आउट किया। The force expressed by Coulomb's law is a mutual force for each of the two charge experience a force of the same magnitude। कूलम्स लॉ के दरमियान जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स हैगी, जो कि दो चार्जेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के साथ, ऑल्दो ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि F1 बराबर है माइनस F2 के, और Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R12 स्क्वायर A21 बराबर है माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R12 स्क्वायर A12 के। Coulomb's law is linear force, is linear for if we multiply Q1 by factor n, यानी कि चार्ज Q1 को आप किसी भी फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर दें, n कोई भी नंबर सकता है 10 20 30 40, then the force on Q2 is also multiplied by the same factor n। तो जितने मैग्नीट्यूड या जिस नंबर से आप Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ही मल्टीपल फैक्टर से
फोर्स Q2 के ऊपर Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स को भी आप उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. इट इज ऑल्सो ट्रू दैट the force on a charge in the presence of several other charges is the sum of the forces on the charge due to each of the other charges acting alone. तो ये हमें पहले भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास, अभी हमने 2 पॉइंट सिस्टम पढ़ा, अगर हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस होते या 4 पॉइंट चार्जेस होते या 5 पॉइंट चार्जेस होते, तो हर चार्ज के ऊपर जो हर दूसरे चार्ज का की जो फोर्स की जो प्रेजेंस होती, वो उन सबका नेट फोर्स हम सम करके मालूम करते, जैसे हमने अपने अप्लाइड फिजिक्स के कोर्स में किया था. तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि जो हमने अपने प्रीवियस वेक्टर के जो टूल्स हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए, उनको किस तरह आपने अपनी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर या इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर उनको अप्लाई किया. और अभी कुछ टूल्स आपके बाकी हैं वेक्टर एनालिसिस के, वो जब जब टॉपिक आते जाएंगे जहां पे वो टूल्स यूज होंगे, तो मैं उससे पहले उन टॉपिक्स को कवर करूंगा, ताकि उसी वक्त आप उनको पढ़ें और उसी वक्त उसको हम इम्प्लीमेंट करें. तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ. अल्लाह हाफिज.